अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। फ्लूइड डायनेमिक्स पीएमडीसी का नया चैप्टर। एक चीज बहुत ही क्लियर है, जो चैप्टर सिलेबस से रिमूव हो गए हैं उनके आने के चांसेस बहुत कम है, और जो ऐड हुए हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, फ्लूइड का आपकी मेडिकल फील्ड के साथ बहुत एक गहरा ताल्लुक है। आपका ब्लड जो आप पढ़ते हो, ब्लड क्या है? इट इज़ अ फ्लूइड। उसमें जो बिहेवियर्स होते हैं, उसमें जो ट्रांसपोर्ट के तरीके होते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फ्लूइड। फ्लूइड की स्टडी है वो। इस वीडियो को अगर आप सुन लो अच्छे तरीके से, पहले आपने सुनना है, देन आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। इसमें आपने उल्टा मेथड यूज करना है। फर्स्ट यू हैव टू लिसन दिस वीडियो प्रॉपर, सही तरीके से समझना है। एक वीडियो देख लोगे ना, ये वाली एक वीडियो देख लोगे, ये वाली सारी चीजें जो पता होनी चाहिए थी इसे एक वीडियो से पता लग जाएगी। और इससे पहले मैं रेकमेंड करूंगा, मेरे 3 लेक्चर्स फ्लूइड डायनामिक्स के, वो लाजमी देख लेना। पहला, फ्लूइड की सारी बेसिक्स, ड्रैग, टर्मिनल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर। सेकंड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। थर्ड, बर्नौलीज प्रिंसिपल। और फिर ये वीडियो डिस्कशन देख लेना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मोर देन 95% ऑफ द चांसेस हैं इस एक वीडियो डिस्कशन में से आपके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे। ये बहुत डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन होगी, मैं बहुत मुख्तलिफ एंगल्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो बिल्कुल फोकस रहना है। स्टार्ट करते हैं। इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है कैरिंग एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। अंडर स्टडी स्ट्रीम लाइन, ओके, स्ट्रीम लाइन है मतलब बड़े स्मूथली जा रहा है। पॉइंट ए हैज अ नैरोअर, है। फिर आगे आगे जैसे जैसे जा रहा है, बी भी है, इसमें खुला क्रॉस सेक्शन एरिया है। निग्लेक्टिंग विस्कोसिटी। एक उसने यहाँ पे पॉइंट वर्ड यूज किया था इनकम्प्रेसिबल, एक उसने यूज कर लिया निग्लेक्टिंग विस्कोसिटी। ये तो दोनों आइडियल फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्ट। विच स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड प्रेशर इज करेक्ट? अच्छा, आइडियल फ्लूइड एरिया। अब इसको देखो, डायग्राम को देखो। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, पी जिसको बोला है, इसका एरिया ज्यादा है। ए भी कर लो, और ये ए पॉइंट वाले का एरिया ये कर लो। अब आपको एक चीज बड़ी क्लियर है कि बी पॉइंट वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बड़ा है किससे? ए वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है a1v1 इज इक्वल टू a2v2। जहां पे एरिया ज्यादा है वहां स्पीड कम होगी, जहां एरिया कम है वहां स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना? मतलब जहां पे एरिया कम है, और देखो ना, एरिया कम हुआ, ये फ्लूइड जा रहा है, ये फ्लूइड जा रहा है, यहाँ पे एरिया कम है। अब जब एरिया कम हुआ है, फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो सकता। तो जब एरिया कम हुआ ना, एरिया कम तो उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। ऐसी है ना, 3 पार्टिकल्स आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। कम एरिया, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कंप्रेस नहीं हो सकता। तो जो कंप्रेस ना होने की एबिलिटी है ना, वो उसको धक्का मारेगी कि भाई इस वाले छोटे एरिया से जल्दी जल्दी निकल, क्योंकि तुझे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। सही समझ आई ना? तो लॉजिक भी जरूरी है। सिर्फ आपने डेटा को दिमाग में घुसा ही नहीं जाना, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। रीजंस पता होनी चाहिए ताकि वो जो नॉलेज है वो देर तक आपके दिमाग में रिटेन हो। तो ये समझ आ गई। प्रेशर, ये समझ आ गई। एरिया जहां पे कम है जहां स्पीड ज्यादा है। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, मेरा आपसे सवाल ये है, उसने फ्लूइड प्रेशर के बारे में बात की। फ्लूइड प्रेशर पता क्या है? वो जो बड़े एरिया की दीवार है, जब फ्लूइड गुजर रहा था, वो जो बड़े एरिया की दीवार पे फ्लूइड पार्टिकल जो फोर्स मारेगा, और इसी तरह जो छोटा एरिया है उसकी दीवार पे जो फ्लूइड का पार्टिकल फोर्स मारेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने किसी दीवार पे फोर्स लगानी है, तो आपका वहां पे ज्यादा देर रुकना जरूरी है ना? अगर आप वहां से जल्दी गुजर गए, आप वहां पे फोर्स क्या लगा पाओगे? अब छोटे एरिया में ज्यादा स्पीड है, तो रुक ही नहीं पा रहा वहां पे तो वो रुक ही नहीं पा रहा, तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। आप बाओ जरा, ए वाला, ए पे प्रेशर क्या होगा? फिर कम होगा, बिकॉज वहां स्पीड ज्यादा है और उसका एरिया कम है। मुख्तलिफ चीजें आपको यहां से पता लगी। अब पहली ऑप्शन रीड करते हैं। प्रेशर एट ए एक्सीड, नो, वो तो कम होगा, ठीक है ना। प्रेशर एट ए एंड बी सेम नहीं होगा, बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया डिफर कर रहा है, उसकी वजह से स्पीड में फर्क आ रहा है, बिकॉज दैट इज एन आइडियल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। रियल फ्लूइड की अगर आप बात करो, हनी हो गया, पानी हो गया, ये भी इनकम्प्रेसिबल है ना। पानी को एक ग्लास में डालो और पिस्टन लगा के धक्का मारने की कोशिश करो, क्या वो नीचे चला जाएगा पिस्टन आराम से? नो। गैस होती तो पिस्टन चले जाता नीचे, लेकिन पानी जा रहा है, नो। क्यों? बिकॉज इनकम्प्रेसिबल है ना, इनकम्प्रेसिबल।
ये चीजें रिलेट करती हैं रियल फ्लूइड से। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ आ गई। चार्ली ऑप्शन क्या है? प्रेशर एट ए इज लेस देन एट बी, करेक्ट करो। लेकिन लेकिन बच्चे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्या डेल्टा करेक्ट है इनकरेक्ट है? डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। देखो, ए और बी दोनों पॉइंट्स पे डेंसिटी सेम रहेगी, क्यों? बिकॉज मैं बोल रहा हूँ इनकम्प्रेसिबल, तो जब कंप्रेस नहीं हो रहा तो छोटे वॉल्यूम में ज्यादा मैस तो नहीं आ सकता। जितना वॉल्यूम में पहले मैस था उतना ही रहेगा, बिकॉज वो कंप्रेस नहीं हुआ। कंप्रेस कर दूंगा तो ज्यादा मैस आ जाएगा ना एक ही छोटे से वॉल्यूम के अंदर, तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ओके, मतलब डेंसिटी दोनों जगह पे सेम है, तो ए बी इनवर्स रिलेशन है। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर डेंसिटी दोनों पॉइंट्स पे सेम ना रहती, मतलब फ्लूइड थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता, देन क्या होता? अच्छा देखो, अभी भी एरिया और वी का इनवर्स रिलेशन है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली नहीं होगा। जितना एरिया बड़ा उतनी स्पीड कम, ऐसे नहीं होगा। हाँ, कम हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है डेंसिटी पे। समझ आई ना कि अब एरिया बढ़ने से वेलोसिटी कितनी कम होगी, अब ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करने लग गया है। तो कम होगा, कम होगा, लेकिन डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अब डेंसिटी भी आ गई है रिलेशन में। देखो ना क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। क्या आपका क्या है? ये फ्लो रेट है। फ्लो रेट सेम है हर दोनों पॉइंट्स पे, ए एंड बी वाला फ्लो रेट किससे रिप्रेजेंट करते थे? क्यू से। ये चीजें भूलनी नहीं है, भूलनी नहीं है शहजादे। फ्लो रेट का यूनिट क्या है? अच्छा, एरिया मीटर स्क्वायर, स्पीड मीटर पर सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब कितना वॉल्यूम एक सेकंड के अंदर उस क्रॉस सेक्शन एरिया में से गुजरा। अब वो ए पॉइंट पे भी उतना गुजर रहा है, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे तो छोटा एरिया सर, वो उसका ज्यादा वॉल्यूम एक सेकंड में कैसे गुजर पाएगा? उस स्पीड भी तो ज्यादा हुई है ना, स्पीड भी तो ज्यादा हुई है। सही ना, तो समझ आ रही है आपको? तो अगर मैं इस a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 के साथ डेंसिटी का फैक्टर भी लगा दूं, मतलब ये, अब मैं कंप्रेसिबल फ्लूइड को भी डील कर सकता हूँ। दोनों पॉइंट्स पे अगर डिफर कर रही है तो मैं यहाँ पे उसकी डेंसिटी डाल दूंगा, और दूसरे पॉइंट पे आते आते उसकी क्या डेंसिटी हो गई है, उसी सेम फ्लूइड की डेंसिटी चेंज हो रही है, तो उनको भी डाल दूंगा। अब उसमें भी डिपेंड करेगी, तो डेल्टा ऑप्शन डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। हाँ ठीक है, लेकिन लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, ये चीज ज्यादा चार्ली और डेल्टा में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? वो कह रहा है कि विच ऑप्शन, वो डेंसिटी कह रहा है डिपेंड करता है डेंसिटी पे, स्टेटमेंट में उसने बोला इनकम्प्रेसिबल, तो डेंसिटी तो सेम रहनी है, तो यहाँ पे तो डेंसिटी का ताल्लुक ही कोई नहीं है। चार्ली ऑप्शन, ये होता है एक एमसीक्यू का हक अदा करना। अब इसमें से आपको पूरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समराइज हुई है, फ्लो रेट का पता चला, उसके यूनिट्स का पता चला। सो इंशाल्लाह अगर आपने वीडियो डिस्कशन देख लिया, आपकी फ्लूइड डायनामिक्स पार है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, टॉल टैंक, बड़ा सा टैंक। वर्ड्स पे यूज, वर्ड्स पे आपने, आप देखो ना, इसको बच्चे क्या सोचेंगे कि पाइप है, पाइप ऊपर को चला गया, टॉल। वर्ड्स पे फोकस करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। अ टॉल टैंक 24.5 मीटर हाइट, मैं साथ साथ टैंक बना लेता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक टैंक है और उसने क्या बोला है? पानी से फिल है एंड ओपन टू द एटमोस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐसे टैंक है मेरे पास, ये मेरे पास एक टैंक है, ठीक है। अच्छा, अंदर इसके क्या है? पानी। तो ठीक है भाई, पानी बना लेते हैं, ये लो, ये पानी से फिल है, ठीक है। अच्छा, हाइट इसकी कितनी है? हाइट भी बना लेते हैं। हाइट मेरे पास है 24.5 मीटर, ठीक है, ये हाइट बन गई। ओके, और ये बंद नहीं किया हुआ मैंने टैंक, मैंने टैंक ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कनेक्ट है। अच्छा ना, वो कहता है टू स्मॉल होल्स आर मेड इन द वर्टिकल वॉल ऑफ द टैंक। जो टैंक है ना, उसकी जो वर्टिकल वॉल है, उस पे आपने दो होल्स बनाने हैं। बना लेते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ। अच्छा, कहाँ कहाँ बनाने हैं? होल ए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शहजादे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होल ए और दो होल्स बनाने हैं, ए और बी। होल ए इज एट अ डेप्थ ऑफ 4.9 मीटर। अच्छा, होल ए की ना 4.9 मीटर हाइट है, जमीन से या सरफेस से? कहां से? बिलो द वाटर सरफेस। नाउ दिस इज द कीवर्ड, बिलो द वाटर सरफेस, दिस इज द कीवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक चीज बताऊंगा, मैंने बोला बहुत वैल्यूएबल डिस्कशन वीडियो है ये, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसने मिस कर दी उसने बहुत कुछ मिस कर लिया। अच्छा, होल ए इज एट अ डेप्थ ऑफ 4.9 मीटर बिलो द सरफेस। अच्छा, ये मैं बनाता हूँ 4.9 मीटर, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ H1 कर लें। चलो, होल ए की हाइट है ये HA, ठीक है, ये कर लेते हैं। यहाँ पे आप बनाओ होल, ये लो होल बन गया, ठीक है। इसकी हाइट क्या 4.9 मीटर, और ये होल मेरे पास कौन सा है? A।
दूसरा होल बनाना है। एच होल बी एट अ डेप्थ ऑफ 19.6 मीटर। कहां से? बिलो द वाटर सरफेस। अच्छा, फॉर एग्जांपल सिंपल क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन में होल बी की हाइट देता आपको टैंक की बेस से, जमीन से देता, आपको हाइट निकल, पता फॉर्मूले में कौन सी डालनी थी? सरफेस। इसने मेरा लेक्चर लिया ना, उसको पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने स्पीड निकालनी है ना, शतादे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो आपको ये चीज ना 19.6 मीटर ऊपर से आप लोगे, ठीक है, ऊपर से ले लेते हैं, ये लो, ये 19.6 मीटर हमने यहाँ से ले ली, एच बी, ठीक है, ये मेरे पास ये होल आ गया, बी वाला होल। ओके, अब मतलब इन दोनों होल से बाहर को पानी निकलेगा, ठीक है ना, मैं पानी बना देता हूँ, पानी निकलेगा, ठीक है, यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से पानी निकलेगा। मुझे चीज बताओ, मेरा एक सवाल है आपसे, रेंज किसकी ज्यादा होगी इसमें से? ओके सर, उसके लिए तो हमें स्पेसिफिक हाइट थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, फिर पता लगेगा ना। गुड, वेरी गुड। अच्छा, 24.5 मीटर का आधा करो सबसे पहले, 24 का आधा कितना होता है? 12। 24.5 का 12.25, 12.25 मतलब अगर बिल्कुल बीच में एक होल बनता जो मैं ऐसे बना रहा हूँ ब्लू से, उसकी रेंज सबसे ज्यादा होनी थी, पानी सबसे ज्यादा दूर जाके गिरना था। रेंज को कहते हैं ना, प्रोजेक्टाइल पढ़ के आए हो ऐसे ही। अच्छा, द वाटर जेट इमर्ज, वाटर जेट क्या है? पानी का फवारा, होल से निकलेंगे ना, दो जेट्स निकलेंगे यहाँ से, दो होल्स हैं। द वाटर जेट्स इमर्जेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बोथ होल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंजेस? ओके, रेंज यहाँ पे क्या उसने बोली हुई है? डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ टैंक टू वेयर द वाटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बिल्कुल, जो भी ये मैंने ब्लू लाइन बनाई है, जो ब्लू एरो बनाया है, ये शायद आपको क्या बता रहा है? ये रेंज बता रहा है ऑफ द जेट फ्रॉम होल ए और बी, दोनों की रेंज निकालो, ए ओवर बी की रेशियो ले लो, ये निकालना है। समझ आई? ओ सर, हमने ये क्या निकाल, शहजादे मोशन एंड फोर्स लिंक कर रहे हो यहाँ पे, रेंज निकाल रहे हो। सर वहां पे रेंज तो आप फ्री फॉल के निकाल रहे थे ना, वहां पे हमने इमेजिन किया हुआ था कि फ्री फॉल है। बिल्कुल, मैंने आपको लेक्चर में एक चीज बोली थी, अगर तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है ना, तो समझ लो फ्री फॉल यूज कर रहे हो। और फ्री फॉल यूज करते हुए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। एक चीज यहां तक सीख गए। अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो, तभी तो हमने बोला टैंक ओपन है। अगर टैंक ओपन ना होता, तो लाजमी तो नहीं है ना कि वो उसके यही वाला फॉर्मूला यूज करते, नो, लाजमी नहीं था। समझ आ गई है। अच्छा, प्रेशर दोनों साइड्स पे इक्वल होना चाहिए अगर आप ये फॉर्मूला लाना चाहते हैं, ठीक है, सिंपल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगा। शहजादे मेरी बात सुन लो, एक चीज यहां तक समझ आई। हाइट जो लिखी है इस फॉर्मूला में, ये कौन सी हाइट है? ये सरफेस टैंक की जमीन से लेके होल तक की है, ये सरफेस ऑफ वाटर से लेके होल तक है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हमारी सरफेस से लेके, सरफेस ऑफ वाटर से लेके होल तक की है। करेक्ट, ठीक है। रेंज निकालनी है, पहले मैं ए से निकला हुआ, सब प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने ये पढ़ा था ना, जिन रेंजेस का, जिन दो प्रोजेक्टाइल्स के एंगल का सम 90 डिग्री हो, उन दोनों की रेंज सेम होती है। मतलब फॉर एग्जांपल 35 और एक में ले लेता हूं 45, 55 सॉरी, तो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री होगा तो मतलब इन दोनों एंगल्स का जो प्रोजेक्टाइल है, ये मेरे पास सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेंगे। हाँ, हाइट डिफरेंट हो सकती है, जिसका एंगल ज्यादा उसकी हाइट ज्यादा, ठीक है। एक और मजे की बात बताऊं, अगर दो होल्स की हाइट सरफेस से लेके होल तक, दोनों होल्स की हाइट इस तरह लो, और उनका सम टैंक की बेस से लेके टैंक के सरफेस तक की हाइट इक्वल होना, उन दोनों की रेंज सेम होती है। ट्रिक लिख लो, लिख लो, लिख लो, मजे करो। अगर होल, टू होल्स, टू होल्स के लिए, टू होल्स की हाइट, टू होल्स की हाइट कहां से, ये मैं एच वाली हाइट बात कर रहा हूं, जो सरफेस से होल तक की है। यहां पे मैंने एच, छोटा एच सरफेस से लिया हुआ है। अगर उनका सम आता है टैंक की बेस से लेके सरफेस तक की हाइट के इक्वल आ जाए, तो रेंज दोनों की सेम होगी। क्लियर? अच्छा, कैसे? तो यहाँ पे 4.9 है और 19.6 है, दोनों का सम करो क्या आता है? 24.5 मीटर। तो मैं यहाँ से भी आंसर निकाल सकता हूँ, 1:1। लेकिन 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 फॉर एग्जाम्पल सम इक्वल नहीं आता, देन
तो आपको सोल्व करना आना चाहिए इससे ज्यादा तो कोई मसला आपको आता है। रेंज का फॉर्मूला पढ़ के आए हो, लीनियर प्रोजेक्टाइल है ये, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल नहीं है। लीनियर प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता था, हॉरिजॉन्टल एक होता है ना जमीन से ऐसे फेंक रहे हो, एक होता है बिल्कुल यहां से फेंकते हो। तो उसका सिंपल आपको फॉर्मूला पता है, रेंज इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू वी टी, सिंपल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। गुड, वेरी गुड, मजे की चीज। वेलोसिटी क्या फॉर्मूला था, अब देखो ना, मैंने मैंने मैं यहां से ये हटा रहा हूँ, रूल हटाता हूँ। अब मैंने ये रेंज दो होल्स की निकालनी है, तो मैं दोनों की अलग अलग फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है ना। रेंज ए की क्या आएगी, वेलोसिटी की जगह मैं डालूंगा अंडर रूट टू जी एच, हाइट लूंगा पहले होल की। टाइम ऑफ फ्लाइट याद करो लीनियर प्रोजेक्टाइल के लिए, अंडर रूट टू एच ओवर जी, याद आया। अच्छा यहाँ पे हाइट कौन सी लोगे, ओए होए होए शहजादे, रट्टा जब लगाते हो ना, आप बोलोगे सर इसमें भी हम होल ए की हाइट लेंगे, सुन भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट ये था कि वो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, तो वो तो जर्नी का टाइम है। तो उस जर्नी के टाइम में वो तो पूरी हाइट कवर करेगा उस जर्नी में, वो वाली हाइट डालूंगा ना। तो होल की सरफेस से हाइट को डालनी है मेरे प्यारे शहजादे, जो होल ए से लेके जमीन तक का डिस्टेंस है वो डालना, वो उसने कवर करना है। तो सरफेस से वाली हाइट डाल रहा है, रट्टा नहीं लगाना, कभी भी रट्टा नहीं लगाना। अच्छा तो वो कैसे निकलेगी, पूरे टैंक की हाइट कितनी है, 24.5 मीटर, करेक्ट। और होल ए की हाइट कितनी है, वो भी आपको पता है कितनी है, 4.9 मीटर। तो 4.9 मीटर ये आ गई, 24.5 मीटर ये, जब इसको माइनस करूंगा, क्या मेरे पास होल ए से लेके जमीन तक की हाइट आ जाएगी जो उसने टाइम ऑफ फ्लाइट में कवर करनी है। ये वाली हाइट डाली मैंने इस वाली हाइट में, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला में, ठीक है। अच्छा मैं सिंपली ना यूज करूंगा कैलकुलेटर, मल्टीप्लिकेशन एडिशन करने के लिए, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने आगे मूव करना है, सिंपल सी कैलकुलेशन है ना ये। अच्छा 24.5 माइनस करना है हमने किससे, सिंपल 4.9 मीटर से यार, ये लो 19.6, मैं यहाँ पे 19.6 डालूंगा, डाल लो भाई। अच्छा 2 × 10, ये वाली हाइट कौन सी थी मेरे पास, हाइट 4.9, ठीक है, इसको मैं 5 कर लेता हूँ, चलो 5 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, और ये कितना आया, इसको 20 कर लेते हैं, चलो ठीक है कोई मसला नहीं। तो जो जी 10 कर लेते हैं, ये लो। अच्छा इसको सॉल्व कर लो, आर ए आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। एक मैं सॉल्व करूंगा, आर भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा वो सेम ही आएगा ना, सेम रेंज आएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सेम रेंज आएगी। चल इनको सिंपल करो ना, दोनों अंडर रूट में, दोनों अंडर रूट में लिख लो, एक एक अंडर रूट में लिख लो। अच्छा इसको ऐसे लिख लो अब, 2 × 10 × 5 × 2 × जी अंडर रूट, ये डिवाइड बाय 10 कट गया इससे, 5 2 जार 10, 10 2 जार 20, 20 × 20 400, 400 आ गया। तो 400 इसका 20 का स्क्वायर आ जाएगा ना ये कट गया, 20 मीटर आ गया। हम बी का आपने निकालना है, ठीक है, तो वो भी कितना आएगा, एग्जैक्टली 20 मीटर आएगा। जब आप दोनों की रेशो लोगे, आर ओवर आर बी, 20/20, तो 1 रेशो बना के पास आंसर आ जाएगा। शहजादे मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया कैसे सॉल्व होना है। कोई रोला शहजादे, मुझे बताओ मजा आया है कि नहीं, मजा आया ना, बिल्कुल आया। इस क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल, चलिए देख लेते हैं इसको भी। Consider tiny spherical droplet released from rest in the atmosphere. Imagine करो साथ साथ, as the droplet falls, नीचे गिर रहा है ड्रॉपलेट, it accelerates due to gravity. Exactly logical है बहुत ज्यादा। पहले 1 सेकंड में 1 मीटर, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में 5 मीटर चला, अगले सेकंड में 15 मीटर, अगले सेकंड में 25 मीटर एक्सेलरेशन हो रही है उसकी जमीन पे आते आते।
also experiences a drag force, मतलब वैक्यूम में नहीं है, कोई एयर भी है, मतलब अब जब नीचे आएगा तो एयर रेजिस्टेंस भी है जो उसको ऑपोजिट उसके मोशन की तरफ पुश करेगी। ओके, दैट इंक्रीजेस विद इट्स वेलोसिटी, वो वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ ड्रैग फोर्स बढ़ रही है। देखो ना, ये ड्रॉपलेट है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना। जब वेलोसिटी शुरू में बढ़ रही थी ना तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ रही थी, वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी ड्रैग फोर्स और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। अब बढ़ते बढ़ते ड्रैग फोर्स अगर उसके वेट के इक्वल हो जाए, एक्सेलरेट वो किसकी वजह से करा था, वो वेट की वजह से करा था, अगर वो जो ऑपोजिट फोर्स लगे वो वेट के इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये है कि वेलोसिटी भी जीरो नहीं, वेलोसिटी बढ़ते 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 वेलोसिटी बढ़ी जा रही है, जिस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो हुई वेलोसिटी वहां फिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 220 मीटर पर सेकंड पे जाके नेट फोर्स जीरो हुई है, ड्रैग फोर्स उसके वेट के इक्वल हुई है 220 मीटर पर सेकंड पे, 220 मीटर पर सेकंड से ही जाएगी, मतलब अब हर सेकंड में 220 मीटर, 220 मीटर, 220 मीटर, 220 मीटर जाएगी नीचे, लेकिन जाएगी 220 मीटर से। ये डिफरेंस है, तो टर्मिनल वेलोसिटी से कहते हैं। सारा कॉन्सेप्ट समझ आया टर्मिनल वेलोसिटी का। अब आओ नीचे, इवेंचुअली आखिरकार द ड्रॉपलेट रीचेस अ स्टेट वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रैग फोर्स इक्वल्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। Which statement best describes the behavior of the droplet and the net force acting on it at and just after this moment? जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हुई उस पे नेट फोर्स जीरो, और उसके बाद जीरो रहेगी ना, वो तो ड्रैग फोर्स इक्वल हो गई सिंपल। ओके, अच्छा जी, देखो ना, जब वो उस मोमेंट पे नेट फोर्स जीरो हो गई, वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही ड्रैग फोर्स बढ़ ही नहीं सकती। अब वो ड्रैग फोर्स तो वेलोसिटी के बढ़ने से बढ़ रही, तो वेलोसिटी तो फिक्स हो गई ना, तो ड्रैग फोर्स नहीं बढ़ेगी। एग्जैक्टली, पहला ऑप्शन, द नेट फोर्स ऑन द ड्रॉपलेट इज स्टिल डाउनवर्ड। रॉन्ग, रॉन्ग, जाएगा वो नीचे ही। उसका मतलब ये नहीं है कि नेट फोर्स डाउनवर्ड है, अगर नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स अगर लग रही है तो एक्सेलरेशन होगी, अगर नेट फोर्स यहाँ पे अभी भी डाउनवर्ड है तो फिर एक्सेलरेशन होनी चाहिए, लेकिन वो तो फिक्स वेलोसिटी के साथ जा रहा है, मतलब नेट फोर्स जीरो है। ओके, इक्वल टू, गलत, पहला ऑप्शन वैसे गलत कर दो, बीटा ऑप्शन, द नेट फोर्स ऑन द ड्रॉपलेट बिकम जीरो एट दैट इंस्टेंट, परफेक्ट, causing the droplet to immediately stop accelerating, acceleration मतलब जीरो होगी ना, and fall at a constant terminal velocity thereafter, perfect। चार्ली, the net force momentarily becomes zero, मतलब उस लम्हे के लिए जीरो तो हो गया, but due to inertia the droplet briefly decelerates before reaching, no, no, never, but due to inertia the droplet briefly decelerates before reaching the terminal velocity। क्या है भाई, बात सुनो, एक्सेलरेशन ठीक है ज्यादा थी, कम होते 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 जीरो हो गई, चलो ठीक है वो डिसेलरेट, वो चीज हो रही है, उसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन कम हो रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो उसने क्वेश्चन में पूछा है उसने यही पूछा है, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, जस्ट आफ्टर दिस मोमेंट, करेक्ट, ये भी हमारे पास गलत हो गया था। द नेट फोर्स बिकम जीरो एट दैट इंस्टेंट, परफेक्ट, बट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कॉज द ड्रॉपलेट टू ऑसिलेट, ऑसिलेट क्यों करेगा भाई, इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से, वो तो कोई भी कंडीशन हो सकती है फिर, तो ये लेम लेम ऑप्शन है ये, ठीक है। इस तरीके से बीटा ऑप्शन एक परफेक्ट ऑप्शन था, समझ आ गई, ओके, वेल डन, आगे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अ लार्ज टैंक इज फिल्ड विद वाटर, जबरदस्त, एक लार्ज टैंक है उसमें पानी है, टू स्मॉल होल, इसमें भी दो होल्स है भाई, वाह, टू स्मॉल होल्स आर मेड एट डेप्थ्स h1 एंड h2, ठीक है, हाइट गिवन कहां से, बिलो द फ्री सरफेस, इंपॉर्टेंट है। अब अगर वो h जमीन से कह देता तो इसका मतलब ये नहीं आप h उठा के डाल दोगे, आपने देखना सरफेस से उस होल तक की कौन सी हाइट है, वो आपको v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh वाले फॉर्मूला में डालनी है, करेक्ट। इट इज गिवन दैट जो दूसरे होल की हाइट है ना वो पहले होल की हाइट का थर्ड बाय फोर्थ हिस्सा है, समझ आई, ये इक्वेशन ये बता रही है, ठीक है, H2 से दोनों होल्स की हाइट दे दी। अच्छा, 3/4 ऑब्वियसली कम ही होगा ना, निकालो 3/4 कितना बनता है, 3/4 बन गया 0.75, मतलब पहली हाइट का 0.75 मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो हाइट में दूसरा होल है, ओके करेक्ट। इफ द इफ्लेक्स वेलोसिटीज, मतलब पानी जो निकलेगा दोनों होल्स में से उसकी स्पीड फ्रॉम द टू होल्स आर v1 एंड v2, देन व्हाट इज द रेशियो, लेते हैं, आ जाओ, पहले होल के लिए अंडर रूट 2gh, दूसरे होल के लिए भी अंडर रूट 2gh, पहली हाइट
पहले होल की हाइट h1, दूसरे होल की हाइट h2। अच्छा, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2g। अच्छा h1, अच्छा देखो एक काम करो, दोनों हाइट में से एक हाइट को किसी और हाइट के इन टर्म्स निकाल, उसने पहले दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनिए पूरी, ये उसने वैल्यू दी है h2 की, ऐसी है। सिंपल क्या करो, सिंपल क्या करो, मैं आपको एक मजे की चीज बता रहा हूँ, देखो h1 आपने डालना है यहाँ पे, ठीक है। h1 यहाँ से निकालो, क्या आएगा h1 यहाँ से, पता क्या आएगा, 4/3, 4/3 क्या h2, ठीक है। अच्छा और v2 क्या आएगा, उसको कुछ नहीं करना, v2 को तुम्हें 2g h2 वैसे रहने दो, ना करो क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, दोनों में h2 आ गए तो वो कैंसिल हो सकते हैं, रेशियो निकल सकती है, समझ आई ना मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे क्या चाहिए, v1 रेशियो v2, क्वेश्चन में देखो मुझे चाहिए v1 रेशियो v2, निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं भाई। v1 रेशियो v2, v1 कितना है ऊपर डालो, 2g 4/3 h2, ये रेशियो ले लो इसकी, ये एक मिनट बस, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास, ये इसकी रेशियो ले लो, कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2g h2। अच्छा 2g तो दोनों में सेम है, तो उसको तो वैसे बाहर करो ना, उसको वैसे ही बाहर करो, दोनों को बाकी को वैसे लिख दो, 4/3 h2। अच्छा h2 भी दोनों में सेम है, उसको भी बाहर कर लो, ठीक है, उसको भी बाहर कर लेते हैं, ये लो। और नीचे भी इस तरह ही आ जाएगा, नीचे क्या है 2g लैदा हो गया, और h2 लैदा कर लो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा 2g कट गया, h2 कट गया, ये क्या है आपके पास 4। अच्छा चेक करना जरा, अंडर रूट 4/3, नीचे 1 है अभी, नीचे 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं बोल रहा हूँ। अच्छा नीचे 1 है, ये गलती नहीं करनी कैलकुलेशन में अभी। अच्छा अब देखो जरा, v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 की जगह मैं 2 लिख लेता हूँ, बाहर आ गया अंडर रूट के, और अंडर रूट 3 नीचे वैसी, तो मैं इसको नीचे ले देता हूँ, नीचे ले लेता हूँ अब, ये लो, तो मेरे पास क्या चार्ली ऑप्शन करेक्ट नहीं बनेगा। इस तरीके से आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, रेन ड्रॉप ऑफ मैस m, एक रेन ड्रॉप नीचे आ रहा है, उसका मैस m है एंड रेडियस r, ओके। ये नीचे एक रेन ड्रॉप आ रहा है, इसका मैस क्या है m, और उसका रेडियस क्या है r, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ओह जबरदस्त, इनिशियली इट्स एक्सेलरेशन इज g, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस। अच्छा अब यहाँ पे ना एक बड़ी, अब देखो जिसने कॉन्सेप्ट इसके अच्छे ना, उसमें इसने एमसीक्यू में से एक गलती निकाल ली है, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इसका मतलब पता क्या होता है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस जीरो, लेकिन आगे वो बोल रहा है एज वेलोसिटी इंक्रीजेस ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स अगर आ गई तो फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी को लिखा है, तो जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं उसमें से गलती निकाल लेगा। ओके जबरदस्त, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो हमने क्या लगाना है कि इसमें ड्रैग फोर्स है, ठीक है, क्योंकि उसने सारी स्टेटमेंट उस तरह से एक्सप्लेन कर दी है ना, और वैसे भी ये चीज आपको समझ लग गई कि हमने किस तरह करेक्शन कर ली उसमें। एज वेलोसिटी इंक्रीजेस द ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, सिंपल, ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा ना आपने, 6π आर वी, तो v और रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, इसमें दो रिलेशन निकल सकते हैं, ड्रैग फोर्स रेडियस पे भी डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, दो रिलेशंस आ गए। अच्छा after a long time the drop attains a terminal velocity, जबरदस्त, which statement is correct about the kinetic energy change the drop at terminal velocity, टर्मिनल वेलोसिटी पे तो वेलोसिटी चेंज नहीं होनी, सेम वेलोसिटी के साथ हर सेकंड में नीचे आती रहेगी, जबरदस्त। तो अगर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, सिंपल, तो वो भी क्या होगी आपके पास, रिमेन्स कांस्टेंट, जीरो नहीं होगी, क्यों, बिकॉज टर्मिनल वेलोसिटी नॉन जीरो है, टर्मिनल वेलोसिटी नॉन जीरो है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास क्या होगी, नॉन जीरो। इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, ये नहीं होगा, इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली तब होता अगर टर्मिनल वेलोसिटी से पहले की बात करते, वो तो वेलोसिटी बढ़ रही थी ना, तो ये बिफोर टर्मिनल वेलोसिटी आप कह सकते हो, सही है। तो ये आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया, ये इस तरीके से हमारा ये वाला एमसीक्यू सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट अप्लाइज बर्नौलीज इक्वेशन, ओके, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल पाइप, कर सकते हैं ना यूज भाई, सिंपल, कर सकते हैं यूज, वो जो सारी इक्वेशन पढ़ी है आपने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, p1 प्लस रो प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी एच 2 स्क्वायर,
कर सकते हो यार यूज, कोई मसला। उसमें से आप v2 निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। He ignores viscosity, जबरदस्त, assumes incompressible flow, जबरदस्त, and uses a simple form of Bernoulli, जबरदस्त। The velocity, यहाँ पे चेक करो horizontal pipe है, the velocity calculated using Bernoulli's equation is significantly higher than the measured value। ओ, वो कह रहा है कि जो बर्नौली इक्वेशन जो उसने वेलोसिटी निकाली है ना बर्नौली इक्वेशन के थ्रू, वो सिग्निफिकेंटली हायर है किससे, मेजर्ड वैल्यू से। मतलब जो असल ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रीजन फॉर द डिस्क्रिपेंसी। एक मिनट, यहाँ पे चेक करो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ही इग्नोर्स विस्कोसिटी, उसने विस्कोसिटी इग्नोर की है, उसने ये बोला है कि क्या विस्कोसिटी ही नहीं है, exactly. उसने विस्कोसिटी इग्नोर कर दिया है। बर्नौली का जो फॉर्मूला है ना ये वाला, एक चीज मेरी पल्ले बांध लो, ये वाला फॉर्मूला जो है, ये जो इतना ये सिंपल सा फॉर्मूला जो आता है ना इस तरह, ये तब है अगर आप आइडियल फ्लूइड ले रहे हो। रियल फ्लूइड में आप में इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, या आपको इसमें विस्कोसिटी के लॉसेस भी ऐड करने पड़ेंगे। विस्कोसिटी जो जा रही है वो हीट में कन्वर्ट होगी, कुछ ना कुछ रगड़ आ रही है ना वेलोसिटी की लेयर्स के दरमियान, फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान, तो वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अगर टोटल एनर्जी आपने कांस्टेंट रखनी है हर पॉइंट पे। करेक्ट। यहाँ पे वो विस्कोसिटी इग्नोर करके यही वाला फॉर्मूला सिंपल यूज कर देता है, मतलब विस्कोसिटी थी और उसने इग्नोर कर दी, और उसने ये सिंपल वाला फॉर्मूला लगा दिया उसके लिए। सीधी सी बात है ना। तो जो उसकी वैल्यू निकलेगी वो तो वो तो आइडियल के लिए निकलेगी, आइडियल की वैल्यू ज्यादा ही होती है, वो ज्यादा ही होगी। जो रियल होगा उसमें तो लॉस हो गया होगा कुछ ना कुछ, तभी तो वो कह रहा है द वेलोसिटी कैलकुलेटेड यूजिंग बर्नौली इक्वेशन, जो उसने इक्वेशन यूज की वो तो आइडियल फ्लूइड के लिए थी, इस सिग्निफिकेंटली हायर, हाँ वो तो हायर होगी ना, रियल वाले में कुछ लॉस हो गया होगा तो बच कम गया होगा एनर्जी, तो मैयड वैल्यू वो कम थी असल में रियल के लिए, उसने आइडियल के मुताबिक निकाली। अब ऑप्शंस पढ़ो, अब मजा ना आया तो पैसे वापस। फ्लू वाज टर्बुलेंट सो बर्नौली कैन नॉट बी अप्लाइड। ओके, आगे पढ़ो। फ्लूइड वाज कंप्रेसिबल सो डेंसिटी चेंज सिग्निफिकेंटली। विस्कस लॉसेस कन्वर्टेड पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट। इधर आई ना बात, चार ऑप्शन आपको समझ आती है, ठीक है। अल्फा क्यों नहीं हो सकता, अच्छा मेरा एक सवाल है, टर्बुलेंट ना हो, लेमिनार ही हो, तो लेमिनार होते हुए भी विस्कस लॉस होते हैं, विस्कोसिटी के लॉस होते हैं। मैंने बोला था ना रेनॉल्ड्स नंबर इतना अगर है कि वो लेमिनार ही है तो लॉस तो हो रहा है, लेकिन वो भी लेमिनार है। मैंने कहा ना जिससे मैंने लेक्चर लिया ना उसके लिए टेस्ट कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे आपने चारों ऑप्शन में से ऑप्शन लैदा करने हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कौन सी चीज मदद करेगी, लेक्चर। लेक्चर में मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करवा रहा हूँ वो सारी चीजें, पढ़ी आपने सारी चीजें होंगी जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, अप्लाई करना सिखा रहा हूँ अब आपको, ठीक है। अच्छा, ओके, फ्लूइड वाज कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल भी हो तब भी डिफरेंट आना था, तो यहाँ पे विस्कस लॉस असल चीज थी, ठीक है ना। स्टूडेंट इनकरेक्टली मेजर्ड द प्रेशर, वो तो एक इंसान की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना, तो वो तो फॉर एग्जाम्पल सही किया होता फिर भी मुख्तलिफ आ रहा है, अगर नहीं किया वो तो वैसे भी एरर रहता ही रहता है, तो ये समझ आ गई आप। इस तरीके से आपके पास सिक्स एमसीक्यू का चार ऑप्शन था, सेवंथ आ गया एमसीक्यू। When the magnitude of the drag on a falling droplet equals its weight, okay, जबरदस्त, instantaneous, उस लम्हे पे नेट फोर्स ऑफ द ड्रॉपलेट इज जीरो, जीरो होगी। नेट फोर्स पूछा है उसने, देखो ना, ये आपके पास ड्रॉपलेट है, इसका नीचे वेट नीचे है mg, और ऊपर ड्रैग फोर्स पड़ गई वेट के इक्वल, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, ड्रैग फोर्स। अब पहली ऑप्शन क्या है, इक्वल टू द ड्रॉप्स वेट, ड्रॉप्स के वेट के इक्वल ड्रैग फोर्स है, नेट फोर्स नहीं है, समझ आई ना। चार्ली ऑप्शन अपवर्ड अपोजिंग, नेट फोर्स तो जीरो हो गई, वो तो ड्रैग फोर्स अपवर्ड है और अपोज कर रही मोशन, ओके, मतलब ये भी ड्रैग फोर्स के लिए था, ये भी ड्रैग फोर्स के लिए था। डिक्रीजिंग बट नॉट येट जीरो, ये बात नहीं बनती, जीरो ऑप्शन ये था, नेट फोर्स का पूछा तो नेट फोर्स जीरो हो गई है, दोनों कैंसिल हो गए, नेट फोर्स दोनों का सम ले लो, क्या आएगा, mg वाली फोर्स प्लस माइनस एफ डी ड्रैग फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आंसर जीरो आ जाएगा। इस तरीके से एक्सेलरेशन इसकी वजह से क्या होगी, जीरो। हाँ, लेकिन जो इसकी वजह से जो वेलोसिटी होगी वो नॉन जीरो होगी लेकिन कांस्टेंट होगी। तो ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं, आठवां क्वेश्चन, रेन ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम ग्रेट हाइट्स, ओके,
yet they do not strike the ground violently. अच्छा मेरी एक चीज बताओ, क्या क्या मतलब अगर टर्मिनल वेलोसिटी 10 हो गई है तो वो जमीन पे जोर से नहीं टकराएगा? मैंने बोला एक भारी ऑब्जेक्ट था, उसका वेट ज्यादा था, उसका वेट ज्यादा था, तो उसको ऑपोजिट ड्रैग फोर्स लगाने के लिए वो भी ज्यादा चाहिए ड्रैग फोर्स, तो वो ज्यादा स्पीड चाहिए ताकि ड्रैग फोर्स तो नहीं कर पाए। ड्रैग फोर्स से कैसे बढ़ना था स्पीड के बढ़ने से? ऐसी है ना। देखो ना, मैं कहता हूँ वेट बहुत ज्यादा है, फिर वो यहाँ पे मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, वो स्टिल है फॉर एग्जाम्पल, तो ड्रैग फोर्स तो कोई भी नहीं लग रही। नीचे स्पीड अपनी बढ़ाएगा तो उस पर ड्रैग फोर्स लगेगी ना कोई। परफेक्ट। हाँ, वेट ज्यादा है मतलब ड्रैग फोर्स भी ज्यादा चाहिए, तो ड्रैग फोर्स ज्यादा चाहिए मतलब स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए ताकि ड्रैग फोर्स उस वेट के इक्वल हो पाए और फिर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो। मुझे स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए। तो सपोज कोई 220 मीटर पर सेकंड पे जाके वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल होती है, 220 मीटर पर सेकंड जो उसने जमीन पे टकराना है, तो ये वायलेंटली नहीं है, बहुत शिद्दत से टकरा रहा है। अब याद करो जो पैराशूटिस्ट होते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी तो उन्होंने अटेन कर ली होती है, पैराशूट भी खोलते हैं, क्यों? ड्रैग फोर्स और बढ़ाने के लिए, ताकि अब रिटार्डेशन हो, स्पीड 220 से कम हो अब। तो अपना पैराशूट खोलते हैं, पैराशूट का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, वहां पे हवा पैराशूट पूरे पे लगती है, तो वो ड्रैग फोर्स बढ़ जाती है। दिस इज द रीजन। समझ आई बात की? ओके। अच्छा, यहाँ पे चलो रेन ड्रॉप की बात कर रहे हैं, वो तो पहली टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा ना, मैस कम होता है रेन ड्रॉप का, तो कम ही स्पीड में उतना उतने उतने वेट वाली ड्रैग फोर्स लग जाएगी, सही है ना, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। Raindrop falls from great heights, yet they do not strike the ground violently. Perfect. वो तो नहीं करेंगे ना, रेन ड्रॉप मैस बहुत कम है। Which best explains this observation? इस तरीके से स्टेटमेंट को हमने समझना था। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑप्शंस की तरफ। They keep accelerating as long as they fall. No, terminal हो गई, acceleration is zero. यहाँ कैंसिल करो इसको भाई। Their acceleration change? No, गलत। Their speed keeps changing? गलत। They eventually move with a constant limiting speed. Terminal velocity. Perfect. मॉडरेट था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। टू लाइट वेट बॉल्स आर सस्पेंडेड साइड बाय साइड। सस्पेंडेड, ओके, ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। टू लाइट वेट बॉल्स, ये लो, साइड बाय साइड, एक दूसरे के साइड साइड पे। स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ एयर, जेट होता है फवारा, जेट ऑफ एयर इज ब्लोन थ्रू द गैप बिटवीन देम। इनके दरमियान से एक आप हवा की लेयर फुल तेजी से फ्लो करवाते हो। व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर मोशन एंड इट्स कॉज? बताओ एक चीज, जब यहाँ एयर तो यहाँ पे भी है ना, एयर तो यहाँ पे भी है, लेकिन बीच में आप फूक मारते हो फॉर एग्जाम्पल, चलो करके देखना, कोई दो बॉल्स पकड़ना, ठीक है, उनके दरमियान फूक मारना, दोनों बॉल्स आपस में पास पास आने लग जाएंगी खुद ही। क्यों? इसकी रीजन क्या है? उसके साइड में जो आपके पास एयर है, और ये साइड पे जो एयर है, की स्पीड कम है, तो उनको ज्यादा टाइम मिल रहा है कि वो बॉल पे धक्का मार पाए साइडों से। ठीक है, जो बीच में एयर है, वो बेचारा बॉल पे धक्का फोर्स मारने ही लगता है कि वो जल्दी गुजर जाता है, बिकॉज मैं फूक मार रहा हूँ ना यहाँ से, तो कम टाइम मिलता है कि वो बॉल को कर मार पाए। तो जब बॉल्स के बीच में ये वाली रीजन में जब फोर्स कम लग रही है और साइडों पे ज्यादा है, तो बॉल अंदर को स्क्वीज होंगे, कंस्ट्रिक्ट होंगे, तो वो अपने एक दूसरे के पास मूव करेंगे। सो दिस इज द रीजन दे मूव क्लोजर, बिकॉज बिकॉज अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है ऑप्शन में से कौन सा होगा। पहला दे मूव अपार्ट, वैसे ही उड़ा दो इसको यहाँ से। दे मूव क्लोजर बिकॉज रिड्यूस प्रेशर पुल्स देम टुगेदर। परफेक्ट। दे रिमेन नियरली अनमूव्ड। क्यों मूव करेंगे भाई? दे ओसिलेट। क्या ओसिलेशन डाल देता भाई तू बीच में, एम ही अपने से भी बीच में चीज समझ आ गई। 10th क्वेश्चन है मेरे पास। Copper sphere of radius r moving at a speed v in oil experiences drag force F. Okay. Copper sphere of radius r moving at speed v. Oh, एक मिनट। Copper sphere of radius r moving at speed v in oil. ओह, चला दे, मेरी बात याद रखना। मैंने जो आपको अभी तक बोला था ना कि एक बॉडी है वो नीचे आ रही है, उसका वेट mg है, उसके ऑपोजिट फोर्स लगेगी ड्रैग फोर्स। ये तब होता है जब जो जिस चीज को आप देख रहे हो एयर के अंदर, या कोई जिसकी बहुत डेंसिटी कम है, एयर की डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन अगर मैं वो पार्टिकल जो नीचे गिरा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जो बॉल नीचे गिरा रहा हूँ, अगर लिक्विड के अंदर है, लिक्विड की डेंसिटी तो ज्यादा होती है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है ना, वो एक और फोर्स लगाते हैं, बुoyant फोर्स। बुoyant फोर्स
अच्छा, और ये अब आपको मैंने अगेन कहा था, कोई ऐसी चीज़ आपको मेरे लेक्चर से बाहर आने नहीं वाली। अगर आ गई तो सीख लेना, अगर आ गई तो सीख लेना। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरे लेक्चर से कवर हो जाएँगी। जो बुयांसी की फ़ोर्स है वो भी लगने लग जाती है। मतलब वेट को 2 फ़ोर्सेस के इक्वल होना होगा। मतलब वेट को फ़ोर्स ऑफ बुयांसी प्लस ड्रैग फ़ोर्स। ओके। इफ द रेडियस इज़ डबल्ड, ये मैं आपको साइड चीज़ बताई है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी मैंने ऑयल, तभी मैंने बताया है। तो आपको याद आएगा, याद करो मैंने आपको टर्मिनल वेलोसिटी के फ़ॉर्मूला में ना डिफरेंस इन डेंसिटीज़ पढ़ाया था। पहले किसकी डेंसिटी आ रही थी, बाद में किसकी आ रही थी? मैंने कहा द मास्टरपीस इज़ लेक्चर, और उसके बाद उस चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है, ये उसका प्रूफ है ये डिस्कशन वीडियो। ओके। मैं सिर्फ इसमें 10 एमसीक्यूज़ पढ़ाऊँगा, कराऊँगा, देन हम नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग एमसीक्यूज़ करेंगे। ओके। इफ द रेडियस इज़ डबल्ड एंड द वेलोसिटी इज़ आल्सो डबल्ड, देन द ड्रैग फोर्स विल बिकम, ये तो सिंपल स्टोक्स लॉ लगेगा ना इस पे। क्या हो जाएगा? 6 पाई ईटा आरवी। रेडियस भी डबल करो, वेलोसिटी भी डबल करो, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, लेकिन एक मिनट। अगर मैं कहता वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय डबल, जितनी वेलोसिटी थी उसमें डबल ऐड करो, मतलब v में 2v ऐड करो, तो न्यू वेलोसिटी आएगी 3v। वो 3v आपने इस फॉर्मूले में डालना है। तो अगर मैं 3v डालता और रेडियस इंक्रीज 2 डबल ही कर देता, बाय डबल ना करता, तो क्या आता? 3 2 या 6, तो 6 गुना होती। तो चीजें, वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक्चुअल चीज लगा के आनी है। यूएचएस या सिन, केपीके, बलोचिस्तान कुछ गलत करते हैं तो वो चैलेंज हो पाएगा। ओके, ऑथेंटिक चीज चैलेंज हो जाती है। अच्छा, ये हमारा था 10 एमसीक्यूज हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले 10, नेक्स्ट पार्ट में हम 15 एमसीक्यूज, इस तरीके से हम 35 एमसीक्यूज कवर करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर रसगुल्ला बन जाएगा। रसगुल्ला मेरा फेवरेट है। ठीक है? तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी कम्युनिटीज़ में शेयर करें। ये एक मोटिवेशन होती है। इससे फिर मुझे होता है कि हाँ, अगर मैं कोई चीज़ दूँगा तो उसकी उसकी रिस्पेक्ट, उसका रिगार्ड है। फिर मेरा दिल करता है आप लोगों के लिए क्वालिटी चीज़ें लेके आऊँ। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।